दोस्तों नमस्कार, मैं महेश वर्मा, आप सभी का स्वागत है जन टीवी की इस खास पेशकश में जिसका नाम है आरपीटी विशेष। हम बात करने जा रहे हैं आरपीटी काउंसलिंग के बारे में। हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स की काउंसलिंग और फॉर्म्स भरने के लिए वो किस तरह से इन फॉर्म्स का भर सकते हैं और वो किन किन बातों का ध्यान रखें इन काउंसलिंग के दौरान, और किन किन कॉलेजों का चयन करें और कौन सी ब्रांचों का चयन कर वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। और भी जहन में हमारे कई सवाल हैं जिनका सवालों का समाधान करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे दो एक्सपर्ट, राजस्थान विश्वविद्यालय के निदेशक परामर्श केंद्र के डॉक्टर दीपक सक्सेना जी और एकेडमिक एक्सपर्ट डॉक्टर बलदेव सिंह जी। दोनों इन सवालों का समाधान करेंगे, हमारे इन सवालों का हल बताएंगे और वो साथ ही ये भी बताएंगे कि किस तरह से आप आरपीटी की काउंसलिंग का चयन कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं आरपीटी के निदेशक डॉक्टर एसके सिंह का क्या कहना है आरपीटी की काउंसलिंग के बारे में। आरपीटी का पहले तो रिटन एग्ज़ाम होता है, उसके लिए बाकायदा एप्लीकेशन इनवाइट की जाती हैं अखबारों में एडवर्टीज़मेंट दे करके। और जैसे इस साल 23 मई को परीक्षा हो चुकी है और 1 तारीख को मतलब अपने जून के फर्स्ट वीक में हमने रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया था। तो जब हम एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं तो 10+2 पास आउट जो बच्चे होते हैं या जो 10+2 में अपीयर हो रहे होते हैं वो उस रिटन टेस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, इस साइंस मैथमेटिक्स बैकग्राउंड। और रिटन टेस्ट के बाद में उनकी मेरिट डिक्लेयर की जाती है बेस्ड ऑन द रिटन टेस्ट। उनके रिटन टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं उसके आधार पर उनकी मेरिट डिक्लेयर की जाती है। फिर उसके बाद में उनसे ऑप्शन फॉर्म मांगे जाते हैं कि आपकी मेरिट के आधार पर आप कौन कौन से कॉलेज में किस किस ब्रांच में अपना ऑप्शन देना चाहते हैं प्रवेश के लिए। तो जिस कॉलेज में उनकी जो पहली प्रेफरेंस होगी, जिस ब्रांच में जिस कॉलेज में, उस हिसाब से वो ऑप्शन फॉर्म को ऑनलाइन भरते हैं। मतलब रिटन का भी एप्लीकेशन ऑनलाइन है, ऑप्शन फॉर्म का भी ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है कोई भी चीज़ दोनों में से। ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म भरने की अभी प्रक्रिया चल रही है और इसकी अंतिम तिथि 26 तारीख रखी गई है। तो 26 तक जो भी बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं जो आरपीटी में अपीयर्ड हैं वो अपना ऑप्शन फॉर्म दे सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा एसके सिंह का किस तरह से वो बता रहे हैं कि किस हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इन काउंसलिंग में भाग लें और वो ज़्यादा अगर इस काउंसलिंग में भाग लेते हैं तो वो कॉलेजों का चयन कर सकते हैं और साथ ही वो इन स्टूडेंट्स को अच्छी ब्रांचों का चयन कर अपने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इन तमाम सवालों का समाधानों के लिए हमारे दोनों एक्सपर्ट से। सर आप दोनों का स्वागत है आरपीटी विशेष में। सर जैसा कि देखने में आ रहा है कि इंजीनियरिंग का जो क्षेत्र काफ़ी व्यापक है, कई संभावनाएं देखने को मिल रही हैं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, नई नई ब्रांचेस देखने को आ रही हैं और जिस तरह से बदलाव हो रहा है इस दौर में, तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किस तरह की संभावनाएं हैं? महेश जी, जहाँ तक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में संभावनाओं की हम बात करते हैं वहाँ पर तो अपार संभावनाएँ हैं। अगर कोई ये सोचता है कि इंजीनियरिंग को कहीं जाकर के कहीं को लिमिट कर सकते हैं तो वो गलत है जी। क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो न केवल साइंस में है बल्कि टेक्नोलॉजी आज आर्ट्स और कॉमर्स में भी जा चुकी है। इसको मैं आगे जब आप बात करेंगे तो मैं बताऊंगा कि किस तरह से टेक्नोलॉजी कॉमर्स में भी जा चुकी है और आर्ट्स में भी जा चुकी है। लेकिन उससे पहले मैं जो आपके माध्यम से हमारे जो स्टूडेंट्स जो कार्यक्रम को देख रहे हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि अगर वो इंजीनियरिंग सिर्फ इस वजह से चुनते हैं कि इंजीनियरिंग एक बहुत उत्कृष्ट कोटि की एक क्षेत्र है और इसलिए उसमें जाने से उनका स्टेटस बढ़ जाएगा, दे आर रॉन्ग। उनको अपना एप्टीट्यूड जो है वो जज करना चाहिए और अपने एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग उनको जो है वो इंजीनियरिंग के फील्ड को चूज करना चाहिए जी। और जिस तरह से कई बार देखने को आ रहा है कि कई ब्रांचेस हमारे इस क्षेत्र में निकल कर आ रही हैं, जो एक पारंपरिक जो ब्रांचेस थी उनके अलावा भी कई ब्रांचेस हैं, उनके बारे में हमारे स्टूडेंट्स को जरा आप बताना चाहेंगे? देखिए, इंजीनियरिंग की जो कोर ब्रांचेस हैं उनमें अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, सिविल है, इंजीनियरिंग, देन योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज़ देयर। इनके अलावा बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस हैं जो कि अब नए फील्ड्स के उसमें आई हैं, जैसे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एक नया ब्रांच के रूप में आया है। इसी तरह से
इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल, इनको क्लब करके मैकेट्रॉनिक्स एक नई ब्रांच जो है वो निकल करके आई है, जिसको रोबोटिक्स जिसमें फील्ड में जो जाना चाहता है वो बच्चा इस ब्रांच को चुनता है। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस हैं जिसमें बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, नैनो टेक्नोलॉजी है, न्यूरो साइंस है। बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस हैं जो कि आज हमारे स्टूडेंट्स तक शायद वो नहीं पहुंच पाती हैं, और आप जैसे जो टीवी के जो माध्यम हैं उनसे हम इनको भी आगे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन ब्रांचेस में भी अगर स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं तो उनको अपने आप को जज करना बहुत ज़रूरी है कि वेदर दे वांट टू गो फॉर द रिसर्च फील्ड और नॉट, एंड इफ नॉट द रिसर्च फील्ड तो फिर वो कौन से फील्ड में जाना चाहते हैं। इंजीनियरिंग की ही मैं बात कर रहा हूँ उसमें। यानी कि मोटे तौर पे बात की जाए, इंजीनियरिंग क्षेत्र में संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, अपार संभावना। और जो कोर ब्रांचों के अलावा भी कई ऐसी ब्रांचें हैं जहां पर आप अपने करियर का निर्माण कर सकते हैं। सर, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र के बारे में आपका जो करियर है वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में रहा है बलदेव जी, और आप कई सालों से इस एकेडमिक सेक्टर में रहे हैं। बात आती है आरपीटी के बारे में। आरपीटी में जिस तरह से पिछले साल जो बदलाव थे, क्या जो चेंजेस हुए, क्या इस साल हमारे स्टूडेंट्स को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या सुविधा दे रहा है या आरपीटी? देखिए, आरपीटी एग्ज़ाम पहले ऑफलाइन एग्ज़ाम होती थी। काउंसलिंग जो थी वो फॉर्म आपको ऑप्शन फॉर्म भर के देन किसी नोडल सेंटर पे फॉर्म को जमा कराना पड़ता था, तो उसमें स्टूडेंट को अपने वहाँ से चल के किसी नोडल सेंटर तक आना पड़ता था। अब आरपीटी ने इस साल से ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट कर दी। ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट करने से दो फायदे हो रहे हैं स्टूडेंट्स को। एक तो जो सेशन डिले हो जाया करता था, काउंसलिंग प्रक्रिया पूरे होने में काफ़ी देरी लगती थी, तो ऑनलाइन होने से वो प्रक्रिया काफ़ी सिमट जाएगी और फास्ट हो जाएगी। फास्ट होने से जल्दी आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा। लाइक इस बार जो सेशन शुरू हो रहा है वो 1 अगस्त से सेशन शुरू होना प्रपोज कर रखा है। जी। और एक बार देखने आया है कि जो स्टूडेंट्स हमारे जो ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए फॉर्म भर रहे हैं, वो कई बार उन्हें पता नहीं होता कि वो किस तरह से ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए फॉर्म भर रहे हैं और गलती हो जाती है उनसे और लॉक हो जाता है। तो क्या इसके लिए कोई गुंजाइश बच रही है हमारे स्टूडेंट्स के सामने? किन किन बातों का वो ध्यान रखें? नहीं, ऑनलाइन प्रक्रिया ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल प्रक्रिया है, और आजकल हर विद्यार्थी जो है वो कंप्यूटर से वाकिफ है। इवन सरकारी स्कूलों में भी 9th से कंप्यूटर एज ए कोर्स चल रहा है, तो हर बच्चा कंप्यूटर को जानता है, ऑनलाइन हर बच्चा जानता है। ऑनलाइन में बड़ा सिंपल ये है कि फॉर्म भरने से पहले आप अपना डिसाइड कर लें कि कौन कौन सी ब्रांच मुझे किस किस कॉलेज में चुननी है, उसको आप पेपर पे लिख लें। उसके बाद फिर आप कंप्यूटर में उसको दर्ज करें, और दर्ज करने के बाद में वापस से प्रिंट लेके आप जब निश्चित हो जाएं कि अब मैंने जो चुनाव किया है वो सही है, और सारे तथ्यों को देखते हुए और सब बहुत ही तसल्ली और ठंडे दिमाग से इन बातों को ध्यान में रखकर ये फॉर्म ही भरे। जी, उसके बाद फॉर्म को लॉक करने से पहले कंप्यूटर में 2-3 बार वार्निंग मिलती है कि क्या आपने सही भर लिया, क्या इसको लॉक कर दिया जाए। एक बार अगर लॉक हो गया तो फिर बदलने की कोई संभावना नहीं है। बहुत बढ़िया सर, जैसा कि हमारे स्टूडेंट्स के सामने एक सवाल आता है, बहुत बड़ा सवाल, कि वो किन किन कॉलेजों का चुनाव करें, किन कॉलेज का चुनाव करें और कौन सी ब्रांच चुनें, और सबसे बड़ी कॉलेजों को चुनाव करते समय कॉलेजों का तो किन बातों का ध्यान रखें। जैसे कि हमारे सामने है कि वो प्रोमोटर कैसा हो, उनकी वहाँ के लोकेशन कैसा हो, और उनके प्रोमोटर का विजन कैसा हो, और साथ में एकेडमिक और वहाँ का मतलब कि इतिहास कैसा रहा, उस कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा रहा। क्या ये सभी बातें हमारे जो स्टूडेंट्स को ध्यान में रखनी चाहिए? आपकी क्या राय है? देखिए, जहाँ तक कॉलेज को चुनने का सवाल है, इसमें मुख्य जो बातें स्टूडेंट्स को ध्यान में रखनी चाहिए वो है नंबर 1 द इंफ्रास्ट्रक्चर। जी, इंफ्रास्ट्रक्चर डजंट मीन्स द बिल्डिंग ओनली। बिल्डिंग को बाहर से बहुत अच्छी तरह से सजाया संवारा जा सकता है, उसमें बहुत से पैसे लगाए जा सकते हैं, बट दैट डजंट मीन कि वो कॉलेज बहुत अच्छा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब है कि वहाँ की कोर कमेटी कैसी है। कोर कमेटी से मतलब आता है, सबसे पहला नंबर आता है लाइब्रेरी का। लाइब्रेरी में अगर वहाँ पे कॉलेज के पास उससे टेक्निकल से रिलेटेड बुक्स हैं तो इसका मतलब वहाँ पे की जो उसकी अगर लाइब्रेरी एनरिच है तो उसमें स्टूडेंट जो है वो उसको उम्मीद कर सकता है कि यहाँ पे आना चाहिए। सेकंड नंबर जो है वो आता है एकेडमिक्स में अपनी फैकल्टी का। फैकल्टी में मैक्सिमम टाइम्स ये देखा गया है कि जो कुछ एक छोटे कॉलेजेस होते हैं वो क्या करते हैं कि जो जस्ट
BE BTech करके स्टूडेंट्स निकलते हैं, उनको ही हायर कर लेते हैं, उनकी सर्विसेज वहाँ पर अपनी फैकल्टी के फॉर्म में ले लेते हैं। आई डू नॉट से कि उनमें नॉलेज नहीं होती, लेकिन उनमें वो एक्सपीरियंस जो है वो एक्सपीरियंस पहले नहीं आ पाता। सो कोर फैकल्टी को देखने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो ये जज करें कि फैकल्टी वहाँ पे परमानेंट फैकल्टी कितनी है और टेम्पररी फैकल्टी या जो गेस्ट फैकल्टीज जो होती हैं वो वहाँ पर कौन कौन सी आ रही हैं। उन फैकल्टीज़ में फिर वापस ये देखना चाहिए कि उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं। क्वालिफिकेशंस के साथ साथ उसमें ये भी देखना चाहिए कि उनमें अगर उन्होंने पेपर्स अगर पब्लिश कर रखे हैं तो वो नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के जो जर्नल्स हैं उनमें कौन कौन से पेपर्स उनके आए हुए हैं, उनको वो जज करें। यानी फैकल्टी से उनको पहले सेटिस्फाइड होना चाहिए कि फैकल्टी इज़ वेरी गुड बिकॉज दैट इज़ द बैकबोन ऑफ द इंस्टीट्यूट। सेकंड चीज़ जो फैकल्टी है उसके बाद फिर वापस आता है कंप्यूटर स्टूडेंट रेशियो। कंप्यूटर स्टूडेंट रेशियो को उसको वहाँ पर जो उनकी जो लैब्स हैं उनको भी देखना चाहिए, चाहे वो केमिस्ट्री की लैब्स हों, फिजिक्स की लैब्स हों, टेक्नोलॉजी की लैब्स हों, कोई भी हों, वहाँ पर उनमें जो फैसिलिटीज़ हैं वो फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं है, ये स्टूडेंट को जज करना चाहिए। और फिर उसके बाद उसमें ये देखना चाहिए कि वहाँ पे प्लेसमेंट्स जो हैं वो कैसे हो रहे हैं। प्लेसमेंट्स में दो चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर वन, मैक्सिमम जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो आज की डेट में ये कहते हैं कि हम 100% गारंटी देते हैं। नन ऑफ द इंस्टीट्यूट कैन गिव द गारंटी, नन ऑफ द इंस्टीट्यूट कैन गिव द गारंटी। हाँ, दे कैन असिस्ट यू फॉर द प्लेसमेंट। उसमें प्लेसमेंट्स में फिर वो ये बता सकते हैं कि उनके पिछले जो प्लेसमेंट्स हैं वो कितने हुए हैं, उसमें पैकेज जो है वो कितना गया है। यहाँ पर फिर वापस मैं आपके माध्यम से अपने स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि कभी भी एवरेज पैकेज को आप नहीं देखें, क्योंकि एवरेज पैकेज जो है वो अगर मान लीजिए 100 में से एक स्टूडेंट का 5 लाख का या 10 लाख का पैकेज आ जाता है और बाकी के 99% स्टूडेंट्स जो हैं वो 2 लाख के पैकेज में हैं, तो 10 लाख का पैकेज और 2 लाख का पैकेज मिलकर के एवरेज पैकेज आ जाता है 5 से 6 लाख। कई बार जो विज्ञापन किया जाता है वो भ्रमित होता है, भ्रमित किया जाता है। इसलिए कभी भी एवरेज पैकेज नहीं देखें, वो मीडियन पैकेज जो है उसको नोट करें कि मीडियन पैकेज क्या चल रहा है। सेकेंडली, जो वहां पर जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनसे भी वो जाकर के मिलें, खुद मिलें और उनसे पूछें कि वहां पर उनका एक्सपीरियंस एज अ स्टूडेंट कैसा रहा है। बहुत बढ़िया। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, एकेडमिक कैरिकुलम के बारे में है और वहाँ के प्लेसमेंट्स के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं कि उस कॉलेज के प्रोमोटर का जो एक पास्ट रिकॉर्ड और वर्तमान रिकॉर्ड कैसा होना चाहिए, उसको देखते हुए कई बार ये उसका विजन जो है कई बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जो संस्थान का जो मालिक है, संस्थान का जो डायरेक्टर है, वो एक विजन के तहत वो कॉलेज को लेकर चलता है। तो ये बात हमारे सामने आती है और हमारे स्टूडेंट्स इस चीज़ में कई बार मात खा जाते हैं और वो गलत मतलब कि विज्ञापन के मार्फत वो कहीं कॉलेज में चले जाते हैं। तो प्रोमोटर का जो एक विजन है वो कितना बड़ा मानना है? प्रोमोटर के विजन का बहुत ही अहम रोल है इसमें, और जैसा डॉक्टर दीपक ने अभी बताया, ये जो सारे बिंदु मैनेजमेंट के या प्रोमोटर के विजन पे ही निर्भर करते हैं कि वो किस तरह की फैकल्टी को रिक्रूट करता है, वो किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, बच्चों के किस तरह की सुविधाएं देता है। इसके अलावा कॉलेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डिसिप्लिन, वो भी डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट का क्या विजन है, उसके बेसिस पे वो डिसिप्लिन भी वहाँ मेंटेन करेगा। डॉक्टर दीपक ने जो अभी कॉलेज के चुनाव में जो बातें बताई, उनके अलावा मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, वो ये है कि स्टूडेंट को कॉलेज चूज करने से पहले ऐसे सिर्फ सपने देखने से कॉलेज चूज नहीं होता, लाइक उसको अपनी क्षमताओं को भी पहले देखना पड़ेगा कि मेरी जो मेरिट है, मेरी जो नंबर है, उसके अकॉर्डिंग मुझे 4 कॉलेज में से कौन सा मिल सकता है, उन्हीं में से वो चूज करे। ना कि मतलब अगर उसकी मेरी रैंक है 55,000 मान लीजिए 50,000 एंड वो सपने देख रहा है कि मेरे को नंबर 1 कॉलेज मिल जाए और फिर उसमें चूज करता है, तो वो पॉसिबल नहीं है। जो उसके रेंज में कॉलेज हैं उसी कॉलेज में से फिर जैसे डॉक्टर साहब ने बताया उन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कॉलेज का चुनाव करना। सर, आप ही से सवाल है हमारा कि इस दौर में कई ऐसे कॉलेज खुल रहे हैं जो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सॉलिड नहीं है, और उसके बावजूद वो कॉलेज में स्टूडेंट्स को प्रलोभन दे रहे हैं कि आपको हमें फीस माफ़ कर देते हैं, आप कॉलेज रेगुलर नहीं आई है, और ये तमाम तरह के मतलब कि विज्ञापन भी हैं और वर्बली भी कहा जाता है। तो इससे हमारे स्टूडेंट्स को इन बातों से ध्यान में रखते हुए आप क्या कहना चाहिए? देखिए, विद्यार्थी को कॉलेज चुनने से पहले या ब्रांच चुनने से पहले इंजीनियरिंग में 2 चीज़ें हैं, कॉलेज और ब्रांच।
तो ब्रांच चुनने से पहले उसे अपनी रुचि का आकलन करना जरूरी है कि मुझे किस ब्रांच में रुचि है। ये नहीं कि सारे लोग सिविल में जा रहे हैं मैं भी सिविल में चला जाऊँ, सब कंप्यूटर में जा रहे हैं मैं भी कंप्यूटर में चला जाऊँ। मेरी उस स्टूडेंट की खुद किस चीज़ में रुचि है। लाइक अगर कोई गर्ल स्टूडेंट है मैकेनिकल ले लेती है, मैकेनिकल ब्रांच जो है दैट इज़ नॉट फिट फॉर दी गर्ल स्टूडेंट्स। थोड़ा सा हार्ड जॉब करना पड़ता है, उसमें टफ सिचुएशन में रहना पड़ता है, फिजिकल वर्क करना पड़ता है। तो उनके लिए लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, इस तरह की ब्रांचेज अच्छी हैं। तो स्टूडेंट को ब्रांच चुनने से पहले ये भी देखना पड़ेगा कि उसको किस तरह की मुझे उसमें जाना है। फिर किसी भी प्रलोभन में आके, वो एक बार तो प्रलोभन में आ गया लाइक फीस दे देनी पड़ेगी, बाद में उसको भविष्य में नुकसान होगा। तो इसलिए ये तो उसे सुनिश्चित करके ही जाना चाहिए कि कहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा पढ़ाई मिलेगी, या जहाँ पढ़ना पड़ेगा, जहाँ रेगुलर जाना पड़ेगा, ऐसी ही कॉलेज में जाना चाहिए। ये नहीं कि आप वो तो डिग्री मिल जाएगी फिर आप वहाँ पे जाएंगे, डिग्री भी मिलेगी नहीं और मिल जाएगी तो किसी काम की नहीं। वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जन टीवी के द्वारा निकाले गए सर्वे का। 10 कॉलेजों का हमने सर्वे किया है, देखते हैं ब्रेक के बाद।